अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हमारा सॉल्यूशंस जो हम प्रीवियस छोटी क्लासेस में भी स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस हमने केमिस्ट्री में स्टडी करना है उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो कुछ अलग होती है। सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस क्लास 9th टॉपिक इंट्रोडक्शन के सबसे हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। सॉल्यूशन होते क्या हैं? सॉल्यूशन हम कहते हैं किसी भी, हम आम अल्फाज में हम उसको बोलते हैं कि किसी भी पानी में मिक्सचर बना हो, जिसका वाटर में हमने मिक्सचर बनाया हो, हम उसको सॉल्यूशंस का नाम देते हैं कि आया ये सॉल्यूशन है। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो पानी में ही उसका मिक्सचर बना हो सॉल्यूशंस का, इसलिए हम सॉल्यूशंस को कहते हैं सॉल्यूशंस आर the homogeneous mixtures of two or more components के सॉल्यूशन क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है एक और दो कंपोनेंट्स का। इधर टू कंपोनेंट्स हम फॉर एग्जांपल कंपोनेंट 1 इज शुगर चीनी, कंपोनेंट 2 इज वाटर। क्या अगर हम इन दोनों का मिक्सचर क्रिएट करें, इनके मिक्सचर की फॉर्मेशन करें, तो हम कहेंगे ना शुगर इन वाटर। कॉमनली जो बेसिकली बोला जाएगा कि हमने चीनी को पानी में मिक्स किया है, लेकिन हम इसका अगर सॉल्यूशन के लिहाज से इसका नाम लिखें तो वो शुगर सॉल्यूशन होगा। कि वाटर में हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है। वो सॉल्यूशन कैसे किए? हमारे पास दो कंपोनेंट्स गिवन थे, उन दोनों कंपोनेंट में से हमने एक कंपोनेंट शुगर रखा, दूसरा कंपोनेंट वाटर रखा। फिर शुगर इन वाटर सॉल्यूशन को कॉमनली नेम देंगे, इसलिए शुगर इन वाटर की जगह हमने शुगर सॉल्यूशन का नाम इसका फॉर्मेट किया। फिर सॉल्यूशन जो है तीनों फेजेस में पाए जाते हैं। अगर हम इनके मैटर के लिहाज से स्टडी करें, अकॉर्डिंग टू मैटर कि अकॉर्डिंग टू मैटर solution exists in all three phases of matter। कि ये मैटर के तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करने के लिए क्या ये लिक्विड में भी सॉल्यूशन पाए जाते हैं, सॉलिड में भी और गैस में भी। फिर इन डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किए फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने कहा कि कुछ जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, जैसे हमने लिक्विड की अलग फिजिकल स्टेट स्टडी की, सॉलिड की फिजिकल स्टेट्स अलग स्टडी की और गैस की फिजिकल स्टेट्स अलग की। इसी तरह हमने ये कहा कि इनके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ से हम कैसे, इनका जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अभी हमने एक कंपोनेंट स्टडी किया शुगर, एक कंपोनेंट वाटर की सॉल्युबिलिटी आपको पता हाई होती है क्योंकि ये एक पोलर सॉल्वेंट है। फिर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है कैसे? बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स के हमने इसको सॉल्यूशन को हल किया है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड इन लिक्विड हल हो गया। लेकिन जो सॉल्वेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, वो डिपेंड करती है। एक अनदर फैक्टर जो है डिपेंडेंस अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। वर्ड सॉल्वेंट a chemical in which the solution is formed।
कि ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट के, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जब ये डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे, तो हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट एक ऐसा केमिकल है कि जिसमें हमने क्या करना है, सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट, जैसे हमारे पहले कंपोनेंट में क्या था, सॉल्वेंट वाटर था। वाटर के लिहाज से हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन बनाया कि हमने वाटर सॉल्वेंट लिया है, इसके अंदर हमने सोल्यूट ऐड किया है। सोल्यूट ऐड करने के बाद हम क्या कहेंगे, ये एक सॉल्यूशन मैन्युफैक्चर हो गया है। सॉल्यूशन के बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स में जाएं, फॉर एग्जांपल्स alloy is a solid solution, कि हमने सॉल्यूशन स्टडी किया तीनों फेजेस में। जब हम तीनों फेज में स्टडी करेंगे तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है वो अलॉय की है। अलॉय क्या है, अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, कि कॉपर और ब्रास दो सॉलिड हैं। इन दोनों सॉलिड्स को जब हमने मिक्स किया तो एक अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन बना। इससे ये मतलब होगा कि फिजिकल स्टेट्स जो हैं तीनों जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि सॉल्यूशन जो है कि फॉर्मेशन उन पे डिपेंड करती है। अब हमने कहा था सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्योंकि हमने बात की शुगर सॉल्यूशन की कि उसको तो हमने पानी में मिक्स आउट कर दिया, लेकिन सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सॉलिड में सॉल्यूशन जो बनेगा वो दो एलिमेंट्स के लिहाज से बनेगा। हम उनकी डोपिंग करवा के बनाएंगे। डोपिंग एक फिनोमेना है जो अब हायर क्लासेस में जाके स्टडी करेंगे। डोपिंग करवा के हमने क्या किया, उन दो एलिमेंट्स किया, एलिमेंट्स को हमने मिक्सअप किया। जब उन दोनों एलिमेंट्स को मिक्सअप किया, दोनों सॉलिड फॉर्म में थे, कॉपर सॉलिड स्टेट, ब्रास सॉलिड स्टेट। इन दोनों की फॉर्मेशन से हमने क्रिएट किया सॉलिड सॉल्यूशन। कि अलॉय क्या है, ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। ये मिक्सचर है कॉपर और ब्रास का, कि कॉपर एक एलिमेंट है और ब्रास एक एलिमेंट है, दोनों सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स अप करने के लिए, मिक्स करने के बाद हमने सॉलिड एक सॉल्यूशन क्रिएट किया है कि ये है एक सॉलिड सॉल्यूशन। ये थी बात फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड के लिहाज से कि हमने सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे क्रिएट किया है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लिक्विड स्टेट में। इन लिक्विड स्टेट, कि लिक्विड स्टेट में फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल लेंगे सी वाटर। सी वाटर फॉर एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन की, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कि सी वाटर क्या, सी वाटर हम क्या इसके टेस्ट करें तो ये इसमें सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट एंड वाटर पाया जाता है। फिर उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है। हम बात करते हैं कि जो सी वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है, कि यानी पानी का ही मिक्सचर बना हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने थ्रू आउट जब देखते हैं सी वाटर तो हम कहते हैं ये टोटली वाटर है। ये किसका सोल्यूशन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेज ने मिलकर क्या बना है, लिक्विफाई होकर वाटर क्रिएट किया है। जो वाटर जो है भाई ये एक लिक्विड सोल्यूशन है, इसमें मज़ीद और सॉल्यूट से डिज़ोल्व हो सकती हैं। ये था हमारा लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट इन गैस स्टेट, कि गैस स्टेट में फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे कॉमन एयर है। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन। कि एयर में कितनी गैसेस मौजूद हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। इन सारी गैसेस के मौजूद होने को हम क्या कहते हैं कि ये जो है एक
फिनोमिना है जिसमें क्या हुआ, सारी गैस क्या हुई हैं, आपस में डिफ्यूज़ हुई हैं। डिफ्यूज़ होने से उन्होंने क्या बनाया है, एक सोल्यूशन बनाया है, और उस सोल्यूशन को हमने नाम दिया है गैस सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन इसलिए उसका नाम दिया है क्योंकि वो मुख्तलिफ गैसों से मिलकर फॉर्मेट हुआ है, इसलिए हमने उसका नाम ही गैस सोल्यूशन रखा है। ये थे तीनों एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ मैटर। हमने कहा कि फिजिकल स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सोल्यूशन कैसा होगा। इसी तरह हमारे पास जो फिजिकल स्टेट से रेंज करते हैं, हमारे पास 9 फिजिकल स्टेट तक सोल्यूशन है। जैसे गैस गैस सोल्यूशन होगा, गैस सॉलिड सोल्यूशन होगा, गैस लिक्विड सोल्यूशन होगा, फिर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन होगा, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होगा, सॉलिड गैस सोल्यूशन होगा, फिर गैस सॉलिड सोल्यूशन होगा, गैस लिक्विड सोल्यूशन होगा, और गैस गैस सोल्यूशन होगा। कि ये टोटल 9 सोल्यूशंस हैं जो रेंज करते हैं। इनमें जो मुख्तलिफ वो सारी एग्जांपल जो हम नेक्स्ट टॉपिक में इलाबोरेशन के साथ स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर हम लिक्विड सोल्यूशंस की बात करें तो वो बहुत कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। लिक्विड solutions, liquid solutions, most common because the main component is water। कि सबसे मेन कंपोनेंट जो है उसका वो वाटर है। कि वाटर मेन कंपोनेंट किस लिहाज से? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो अपने अंदर हर चीज़ को सॉल्यूट वगैरह को सबको डिज़ोल्व कर सकता है, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाना होता है हम कहते हैं कि वाटर में सॉल्यूशन बेहतरीन बनेगा, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है। ये वैरायटी ऑफ एक वाइड वैरायटी देता है हमें सॉल्यूशंस की। उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, जैसे ड्रॉप ऑफ रेन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ड्रॉप ऑफ रेन। के एक ड्रॉप ऑफ रेन प्रेजेंट है। रेन क्या है? ये भी एक सोल्यूशन है। ड्रॉप ऑफ रेन टू ओशंस। कि ओशंस में एक ड्रॉप ऑफ रेन का गिरना, ये भी क्या है, एक लिक्विड सोल्यूशन की एग्जांपल है। इसी तरह सी वाटर में ये भी एक रिवर्स, ये भी एक लिक्विड सोल्यूशन की ही रिप्रेजेंटेशन है। सो उसमें हम 92 एलिमेंट्स अकर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ में 92 एलिमेंट्स जो हैं वो सी वाटर में अकर करते हैं। इन सारे एलिमेंट्स ने क्या किया हुआ है, वाटर के साथ एक मिक्सचर क्रिएट किया हुआ है। उसी मिक्सचर के लिहाज से हम इसे कहते हैं, ये कॉमनली क्या है, लिक्विड सोल्यूशन बहुत कॉमन है। कॉमन होने की रीज़न सिर्फ इसकी वाटर है, कि वाटर जो ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है कि वाटर में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने की वजह से इसको हम कॉमनली नेम कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन और एलैबोरेशन में स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture of two or more substances। तो एक सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है। उसी सॉल्यूशन से हम क्रिएट करते हैं कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, कि दोनों सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ने सॉल्यूशन में क्रिएट किया है। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट फेजेस ऑफ द कंपोनेंट्स। ये फेजेस ऑफ कंपोनेंट्स पे भी ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर वी ब्रीथ इज
a solution of several gases. The solution of several gases कि एयर जो हम लेते हैं वो सोल्यूशन किसका है, ये एक सेवरल गैसेस का सोल्यूशन है। और सेवरल गैसेस के सोल्यूशन में हम स्टडी करेंगे कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं कि फेज लाजमी नहीं एक ही कंपोनेंट हो, फेज दिस doesn't consist of ओनली वन फेज के जो फेजेस हैं वो एक फेज पे कंसिस्ट करते हैं, इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फेजेस डू नॉट डिपेंड ऑन वन फेज कि ये एक फेज पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने शुगर डिज़ोल्व की, ये फिर ये शुगर डिज़ोल्व इन liquid solution कि sugar dissolved in liquid solution is an example of liquid solution कि शुगर तो एक सॉलिड है और सॉलिड होने की वजह से फिर हम उसको नेम दे रहे हैं लिक्विड का, क्योंकि ये इसलिए कि सॉलिड जो होगा वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। जब वो एक कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा थ्रू आउट हम इसके क्या कहेंगे, ये एक लिक्विड सोल्यूशन है। थ्रू आउट लिक्विड सोल्यूशन हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। अब हम जब भी किसी सोल्यूशन को देखेंगे तो हमें लिक्विड ही नज़र आएगा, इसलिए लिक्विड के मौजूद होने से हम उसको कहेंगे ये एक लिक्विड सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं इसकी डिस्टिंग्विशिंग सिंपली वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन solution and pure liquid is evaporation। कि अगर हमने दोनों में फ़र्क देख रहा हो, एक प्योर लिक्विड में और एक सोल्यूशन में फ़र्क देख रहा हो, तो उस फ़र्क को हम कैसे कहते हैं कि वो एवेपोरेशन के साथ देखा जाएगा। क्यों, अगर हम इसको स्टडी में देखते हैं कि सोल्यूशन में शुगर प्लस वाटर मौजूद होगा, सोल्यूशन में शुगर प्लस वाटर होगा, प्योर लिक्विड में सिर्फ वाटर ही होगा। अब हम दोनों को एवेपोरेट करवाते हैं, इन दोनों को अलग बीकर में रख के एवेपोरेट करवाते हैं। जब हमने शुगर और वाटर को एवेपोरेट कर सोल्यूशन बनाया, हमने देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो फिर भी नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, हमें ज़र्रात नज़र आ रहे हैं। वो ज़र्रात क्या होते हैं, वो रेसिड्यू होते हैं ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। कि हमने उन्हीं रेसिड्यू को क्या किया है कि हमने उनकी ब्रेक डाउन करके हमने एक सोल्यूशन बनाया है। जो ही हम वाटर को एवेपोरेट करेंगे या हीट अप करेंगे तो एवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जो ही उसको हीट मिलेगी, वाटर अपने टेम्परेचर में आकर तो वो एवेपोरेट हो जाएगा। यानी जो उसका बॉइलिंग वेपराइजेशन प्रेशर होगा या उसका वेपर प्रेशर होगा या उसकी एवेपोरेशन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर उसने बॉयल होना है वो बॉयल आउट हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स मौजूद थे वो ज़र्रात अभी भी नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, क्योंकि उनको तो अलग टेम्परेचर चाहिए ना अपने एवेपोरेशन के लिए। लेकिन अगर हम प्योर लिक्विड की बात करें, वो सिंपली एक ही लिक्विड होगा, वो क्या करेगा अपने एग्जैक्ट टेम्परेचर पे आके एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो अपने एग्जैक्ट टेम्परेचर पे एवेपोरेट नहीं होगा। एग्जैक्ट टेम्परेचर पे एवेपोरेशन ना होने की वजह से क्या होगा, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है, ये प्योर लिक्विड नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक और बात ये भी देखी जाती है कि अगर हम वाटर एवेपोरेट हो गया, सॉल्यूशन में हमने वाटर को एवेपोरेट कर दिया, लेकिन जो सॉलिड उसमें हमने मिक्स आउट किया था, फॉर एग्जांपल हमने शुगर मिक्स की थी, वो शुगर बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हुई होगी, वो नीचे एक तय बनाकर मौजूद रहेगी। इसे हम देखेंगे अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन जो प्योर लिक्विड होगा वो फुली एवेपोरेट हो जाएगा, यानी उसमें कोई ज़र्रात या रेसिड्यू
नहीं मिलेंगे, ये रेसिड्यू सिर्फ शुगर सोल्यूशन में ही मिलेंगे। इससे हम ये कह सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं कि लिक्विड कौन सा है प्योर और एक सोल्यूशन कौन सा है। हम इसको सिर्फ केमिकल मीन से ही सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम कहें फिजिकल मीन से, although it cannot be separated by physical means, कि ये फिज़िकली सेपरेट नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि हम वैसे ज़रात को उठा लेते हैं या और कोई फिनोमेना अक्कर कर लेते हैं तो वो फिनोमेना हरगिज़ अक्कर नहीं होगा। इट कैन बी कंसिडर एज मिक्सचर, क्या मिक्स को मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। It shows the properties of its components. It has variable composition, कि अगर वो अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ शो करे, उसी प्रॉपर्टी शो करने के हम इसको क्या कर सकते हैं, एज अ मिक्सचर इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वेरिएबल हो, इसकी कंपोजिशन वेरिएट करती हो, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। अगर कंपोजिशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहे तो हम कहेंगे ये एक मिक्सचर है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट कांस्टेंट है। लेकिन अगर वो अपनी कंपोजिशन वेरिएट करता जाए फिर हम उसको सोल्यूशन नहीं, हम उसको मिक्सचर का नाम देंगे कि ये क्या है, ये मिक्सचर है। सोल्यूशन कब होगा, जब उसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा जो ही चेंजिंग आएगी तो वो क्या होगा, ये एक वेरिएबल कंपोजिशन है। इसीलिए ये था हमारा सोल्यूशन की डेफिनेशन और उसकी ब्रीफिंग एंड एलेबोरेशन। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन जी, एक्वस सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द सोल्यूशन which is formed by dissolving it in water is called aqueous solution। कि ऐसा सोल्यूशन जो डिज़ोल्व हम करें उसको वाटर में, यानी वाटर में सोल्यूशन बनाएं। कोई भी हमें सोल्यूशन बनाना, जब हम उसको वाटर में बनाएंगे तो हम उसको एक्वस सोल्यूशन के नाम से डिनोट करेंगे। तो हम कहेंगे ये एक एक्वस सोल्यूशन है। क्यों, इसका एक्वस से ही मतलब है, एक्वा मीन्स वाटर, थ्रू वर्ड का मतलब एक्वा मीनिंग वाटर, एक्वा का मतलब है वाटर। फिर एक्वस होगा सोल्यूशन, जब वाटर में जो सोल्यूशन बनाया जाए हम उसको एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। एक्वस सोल्यूशन में हमेशा क्या होगा, जो एक कंपोनेंट जिसको हम टर्म कहते हैं एज अ सॉल्वेंट है, वो ग्रेटर अमाउंट में मौजूद होगा। यानी अभी हमने किसी चीज़ का भी सोल्यूशन बनाना है, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, हम क्या करेंगे, वाटर को लार्ज क्वान्टिटी में लेंगे और जो सोल्यूट होगी, यानी जो मिक्स आउट करनी होगी, उसको स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे। इससे मतलब ये है कि एक्वस सोल्यूशन में क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर वाटर लेते हैं या टेबल सॉल्ट को वाटर में करते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन जो है मोस्टली यूज इन लेबॉरेटरीज। Aqueous solutions mostly used in
लेबोरेटरीज कि ये ज़्यादा लेबोरेटरीज में ही यूज़ होते हैं। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल solvent because it dissolves majority of compounds present in Earth's crust कि मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं वो सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और जो ही वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं हम इसलिए वाटर को कहेंगे ये एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल होने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं उनको डिज़ोल्व कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कोई भी चीज़ हमने लेबॉर्ट्री में हल करनी हो हम उसकी डिस्टिंग्विशिंग कैसे देखते हैं, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके, कि जब वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी पोलर है, फिर उसको स्टडी करना या उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। ये है हमारा टॉपिक अबाउट aqueous solution. Solute, according to definition, the component of solution, the component of solution which is present in smaller quantity is called solute। कि ऐसा कंपोनेंट, जैसे हमने बात की थी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, फिर दो कंपोनेंट से हमने कौन से कंपोनेंट स्टडी किए, एक कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2। जैसे हमने कहा कि शुगर का सॉल्यूशन बनाए, तो शुगर का सॉल्यूशन जब हम वाटर में क्रिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने शुगर को ऐड किया है वाटर में, तो शुगर हमेशा हम थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, जो भी हम थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए उसको हम कहेंगे कि ये एक सॉल्यूट है। फिर इसलिए से हम क्या कहेंगे कि शुगर जो है वो सॉल्यूट हुई वाटर में, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट हुआ। नेक्स्ट इज a solute is used to be dissolved to make a solution। कि सॉल्यूट जो है उसको डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करें सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे क्रिएट हुआ, हमने सॉल्ट लिया प्लस वाटर, इस सॉल्ट हमने दिया, सॉल्ट इज एज अ सॉल्यूट, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट हो गया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। कि सॉल्यूट जो है जैसे सॉल्ट ये हमने स्मॉल क्वांटिटी में ली, स्मॉल क्वांटिटी में लेने के लिए हम कहेंगे कि सॉल्ट फिर सॉल्यूट हुई और जो सॉल्वेंट है वो वाटर हुआ, इसलिए हम सॉल्यूशन बना लिए। अब हमारे लिए ये फ़र्ज़ नहीं है, कहते हैं ये लाजमी नहीं है, सॉल्यूट कंपोनेंट शुड बी वन, कि हम एक ही सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर सकते, वी कांट डिज़ोल्व ओनली one type of solute to form a solution। कहते ये लाजमी नहीं कि हम एक ही सॉल्यूट को डालकर हम सॉल्यूशन बना लें, हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूट को भी डालकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे अब शुगर सॉल्यूशन बनाना है, आप चीनी डालना है, शुगर डाल लें,
फिर इसमें आप सॉल्ट भी मिक्स आउट कर सकते हैं, फिर आप कोई और सॉल्यूट भी मिक्स आउट कर सकते हैं, लेकिन एक हद आ जाती है कि जो वाटर जो है उसमें एक एबिलिटी होती है डिज़ोल्व करने की भी। जो वो एबिलिटी वो क्या करता है, जैसे हमने शुगर डिज़ोल्व की, डिज़ोल्व होगी, हम सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे, वो भी थोड़ी अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, वो एट दी बॉटम ऑफ द बीकर बैठ जाएगा। उसके बैठने का मतलब ये, सेटल डाउन होने का मतलब ये है कि वाटर की जो एबिलिटी थी डिज़ोल्व करने की वो लिमिटेड है, वो ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व नहीं कर सकता, वो ना ही लार्जर अमाउंट में चीज़ें डिज़ोल्व कर सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं, 250 सेंटीमीटर के में 1 kg शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, उसके फिर भी पार्टिकल्स वो एक कंसनट्रेटेड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह हम क्या कहते हैं कि जो वाटर है उसमें भी एक एबिलिटी होती है डिज़ोल्व करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को स्टडी करें तो फिर वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, sugar, salt and CO2 are solutes। कि वाटर फिर एक सॉल्वेंट होगा और शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट होंगी। कि ये एक से ज़्यादा सॉल्यूट हमने वाटर में डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूट्स के वाटर और शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये एक से ज़्यादा सॉल्यूट हमने वाटर में डिसॉल्व करके हमने और शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट हमने वाटर में डिसॉल्व करके हमने और शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके हमने सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके हमने 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 डिसॉल्व करके हमने
the number of particles dissolving is equal to the number of particles क्रिस्टलाइजिंग, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। कि हम यहाँ ये फिनोमेना स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास हमने 100 पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करना है तो 50 पार्टिकल्स डिज़ोल्व आउट हो जाएंगे। जो ही 50 पार्टिकल्स डिज़ोल्व आउट हो जाएंगे तो 100 जो पार्टिकल्स जी डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना में भी आ रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं इसको, जैसे जस्ट लाइक although dissolution and crystallization, although dissolution and crystallization continues at a given temperature, but the net amount of dissolved solute remains constant। कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, कि डिसोल्यूशन की जिसमें सोल्यूशन की फॉर्मेशन ना हो, जिसमें पार्टिकल्स की फॉर्मेशन ना हो, और क्रिस्टलाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो। इससे हम ये स्टडी करते हैं कि जैसे हम जितना गिवन टेम्परेचर मिला है उसी टेम्परेचर के लिहाज से हम उसको क्या स्टडी करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है उस पर हमने इतने पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया है और इतने पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं हुए। जो पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं हुए वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मूले में चले जाएंगे। जैसे कि लेकिन नेट अमाउंट जो डिज़ोल्व फ्लूइड की वो मेन कांस्टेंट रहेगी। वो कैसे कांस्टेंट रहेगी कि जितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड तो पहले डिज़ोल्व हो चुके हैं वो तो डिज़ोल्व है, लेकिन ये मज़ीद बात चल रही थी जो हमने बाकी मज़ीद ऐड करने हैं, जो मज़ीद पार्टिकल्स हमने डिज़ोल्व करने हैं। ये था, ये है हमारा एक टॉपिक अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने इसको थ्रू आउट डिटेल लिखनी है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, इसी तरह हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन unsaturated solution according to definition, a solution which contains lesser amount of solute than that of which is required to saturate at a given temperature, required to saturate at a given temperature। Unsaturated ऐसा solution है, a solution which contains lesser amount of solute than that of which is required to saturate at a given temperature। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिक़दार पहले से ही कम है, वो इस कदर कम है कि हमें जितनी ज़रूरत है उसको सैचुरेट करने के लिए, जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्टडी किया कि हमें इस कदर हम उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं कि स्टेज पे आके सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। इसी तरह वो सैचुरेट पॉइंट को क्या होगा, वो सैचुरेशन पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का। लिहाजा अनसैचुरेटेड में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस कदर कम है कि अगर हमारे पास वाटर 1000 ml है
और सॉल्यूट हमारे पास सिर्फ 25 ग्राम है। 25 ग्राम तो एक 1000 ml को सैचुरेट नहीं कर सकती, इसलिए ये क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ लेस देन विच इज़ रिक्वायर्ड। फिर ये क्या होगा सोल्यूशन, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सैचुरेटिंग पॉइंट तक नहीं क्या आया। दोनों में टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन सेम टेम्परेचर होने से वजह से क्या है, इसमें सिर्फ कमी है, तो सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल्स की कमी है। फ्लूइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सैचुरेटेड करने के लिए सोल्यूशन। इसलिए जो हम जब भी सोल्यूशन बनाते हैं दोनों के मिकदार को बराबर रखते हैं, ताकि सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म हो। सैचुरेटेड फॉर्म होने के लिए उसको लाजमी है कि जो सॉल्यूट है वो इस कदर मिकदार हो जितनी उसको सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution, कि वो बिकम करे सैचुरेटेड सोल्यूशन के। कि ऐसे इस सॉल्यूशंस जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनमें हमेशा से कैपेसिटी रहेगी डिज़ोल्व करने की। वो डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी इसलिए रहेगी क्योंकि क्या होगा, जो हम वाटर ने जितनी अपने अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व करनी थी उतनी उस सॉल्यूट उसको मुयसर नहीं हुई, और मुयसर ना होने की वजह से वो क्या करेगा कि मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है। हम अगर एट अ पॉइंट जब अनसैचुरेशन आ गई, अगर हम फिर भी मज़ीद चाहें इसको सैचुरेट करने के लिए, तो हम मज़ीद सॉल्यूट डालकर इसको सैचुरेट कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होगा, जस्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द सॉल्यूशन that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो मोर कंसनट्रेटेड है, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको बनाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन फॉर्मेशन, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, when saturated solutions are heated, they develop further capacity to dissolve solute। कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हीट करेंगे, हीट करने से हमें ऐसा होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे हमने पहले चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किया कि जो ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करेंगे। सच सॉल्यूशंस contain greater amount of fluid than it is required, कि greater amount of fluid जो required to form a
saturated solution, to form a saturated solution is known as सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि ऐसा सोल्यूशन जिसे क्या करेंगे, फॉर्म करके हम बनाएंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि जो फिर वो क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड होगा। कि ऐसा सोल्यूशन, अब हमने क्या किया, एक सोल्यूशन क्रिएट किया, जैसे हम प्रीवियस सोल्यूशंस बना रहे हैं, इस सोल्यूशन पे हमने क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, मज़ीद सॉल्यूट ऐड किया, मज़ीद सॉल्यूट ऐड किया। उससे क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब वो डिज़ोल्व नहीं होगी, हम कहेंगे सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म हो गया है। जो ही वो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म होगा, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, मज़ीद हीट अप करेंगे। क्योंकि पहले जो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म हुआ था वो एक गिवन टेम्परेचर पे फॉर्म हुआ था। जो ही वो गिवन टेम्परेचर से टेम्परेचर राइज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल जो उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी स्ट्रॉन्गर होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी उनकी स्ट्रॉन्गर होगी, वो क्या करेंगे, मज़ीद मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व करेंगे। जैसे ही वो मज़ीद मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट जो मौजूद था उसकी अमाउंट डिक्रीज़ कर जाएगी, और जो सॉल्यूट मौजूद है वो क्या होगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगी। जो ही सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज़ करेगी वो मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा। यानी जैसे कंसनट्रेटेड को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं, वो मज़ीद खालस हो जाएगा। क्या हो जाएगी, उसमें क्या होगी, सॉल्यूट की मिकदार जो ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि उसको जो सैचुरेशन है उस पॉइंट पे हम हीट करके मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जो ही मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गई, फिर हम ऐसे सॉल्यूशन को जिसको हीट की वजह से हमने डिज़ोल्विंग की है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने हीट की वजह से डिज़ोल्विंग की है, हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये स्टेबल नहीं होती। फिर इजी वे जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए वो हाई टेम्परेचर है। कि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर उसी को हम कूल कर दें, नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड solution is formed by excess of high temperature। कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो एक्सेस ऑफ हाई टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर से बनता है। लेकिन लिहाजा जब हम इसका क्या करेंगे, व्हेन द हाई temperature is low or the super saturated solution is allowed to cool the excess fluid will be crystallized, the excess fluid will be crystallized and the solution will become सैचुरेटेड। कि जो ही हम हाई टेम्परेचर को लो करेंगे, पहली बात तो ये है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हाई टेम्परेचर मिलेगा। सैचुरेटेड को हाई टेम्परेचर देके हमने जो मज़ीद सॉल्यूट उसमें मौजूद है उसको डिज़ोल्व करवा सकते हैं। लिहाजा जब भी हम हाई टेम्परेचर को लो करेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन होगा। जो ही सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल डाउन होगा, जो ज़्यादा उसमें सॉल्यूट हमने हीट की वजह से डिज़ोल्व करवाई थी, वो सॉल्यूट क्या होगी, वो क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मूले में चली जाएगी, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। लेकिन फिर सॉल्यूशन जो मौजूद था, यानी जो डिज़ोल्व हमने पहले ही खुद ब खुद हुई थी विदाउट एनी हीटिंग के, वो फिर सॉल्यूशन सैचुरेटेड में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू एन इक्वेशन सुपर सैचुरेशन, saturation, cooling and heating
कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम हीटिंग करें तो वो सुपर सैचुरेशन में जाएंगे, अगर हम सुपर सैचुरेशन की वो कूलिंग करें तो फिर वो क्या होंगे, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म होंगे। इसकी एग्जांपल पे हम सोडियम थायोसल्फेट कि वो वाटर में क्या करते हैं, उसको अगर हम डिज़ोल्व करें वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट उसका प्रेजेंट होगा, लेकिन लेस अमाउंट की वजह से क्या होगा, जो सॉल्ट प्रेजेंट होगा वो अनसैचुरेशन में जाएगा। लिहाजा जो ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी सोडियम थायोसल्फेट का वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर क्या होगा, वो सोल्यूशन वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ये है डिटेल नोट ऑन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशंस हमने 3 किस्म के पढ़े हैं, सैचुरेटेड एंड ओवरव्यू अब लेते हैं कि मुकम्मल डिटेल डिस्कशन इसकी कर लेते हैं कि एक हमने लिया सैचुरेटेड सोल्यूशन, नेक्स्ट दूसरा हमने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तीसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक रिव्यू है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बनाया कि अमाउंट को डिज़ोल्व करके कि अमाउंट को डिज़ोल्व करें एक गिवन टेम्परेचर पे, यानी एक रूटीन अप टेम्परेचर पे तो सॉल्यूट डिज़ोल्व होगी। फिर मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व करवाई, फिर एक पॉइंट एक स्टेज ऐसी आई कि जब मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकी तो फिर उस स्टेज को हमने क्या नाम दिया, सैचुरेटेड सोल्यूशन का। इसी तरह अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा कि हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व की है लेकिन सॉल्यूट की मिकदार हमने उतनी नहीं ली जितनी हम सैचुरेटेड में लेते हैं, हमने सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम ली है। बहुत कम सॉल्यूट की मिकदार होने की वजह से क्या हुआ है, वो सॉल्यूट या वो सॉल्यूशन सैचुरेशन के प्रोसेस में नहीं गया, वो सॉल्यूशन अनसैचुरेशन के प्रोसेस में चला गया। अनसैचुरेशन के बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो सुपर सैचुरेशन है। कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने क्या किया, जो उसमें मज़ीद सॉल्यूट मौजूद थी हमने उसको हीट अप किया। हीट अप करने से क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट मौजूद थी उसको इंक्रीज़ किया कि इंक्रीज़ करने से क्या होगा, वो सॉल्यूशन जल्दी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेगा। जो ही वो डिज़ोल्व करता रहा तो एक क्या आ गया, एक स्टेज ऐसी आई कि हमने टेम्परेचर हाई करके, टेम्परेचर फुली हाई करके हमने सारी के सारी सॉल्यूट डिज़ोल्व कर ली। फिर हमने क्या किया, सुपर सैचुरेशन सॉल्वेंट बना लिया, यानी सोल्यूशन फॉर्म कर लिया। लेकिन सुपर सैचुरेशन जो सोल्यूशन है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। उसके स्टेबल होने की वजह ये है कि जो सॉल्यूट हमने हाई टेम्परेचर से डिज़ोल्व करवाई थी, हम जो ही टेम्परेचर लो करेंगे वो सॉल्यूट क्रिस्टलाइज के फॉर्मूले में चली जाएगी, वो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्रिस्टलाइज हो जाएगी। जो ही वो क्रिस्टलाइज हो गई तो जो सॉल्यूट पहले से डिज़ोल्व थी यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो लीव आउट रह जाएगी और नीचे हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन दोबारा मिल जाएगा। कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से ही हम सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, हमने सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म्स, concentrated solution and dilute solution। कि एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक डिल्यूट सॉल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी हमने जो ये क्लासिफिकेशन की है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डिल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूट सॉल्यूशन 10 by 10 हम इनको स्टडी करते हैं। डिल्यूट सॉल्यूशन आर दोज विच contains relatively small amount of undissolved solute
कि रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, कि डिल्यूट सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होगी, कि यानी सॉल्यूट बहुत कम मिकदार में होगी और सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होगा। अगर हमने इसकी एग्जांपल लें जैसे शुगर सॉल्यूशन हो, कि हम सॉल्यूशन 100 ml ले लें, 100 ml में हम 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड करें, कि 100 ग्राम ml हमने सॉल्वेंट ले लिया, उसमें हमने 5 ग्राम सिर्फ सॉल्यूट ऐड की, तो ये क्या होगा, हमें सिर्फ एक डिल्यूट सॉल्यूशन ही मिलेगा, यानी उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो रिलेटिवली बहुत ही कम होगी और सॉल्वेंट ही हमें नज़र आएगा। हम ये नहीं, इसको कोई नहीं कह सकेगा कि ये क्या है, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हम उसको नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उसको डिल्यूट सॉल्यूशन कहा है, क्यों, उसकी क्यों, फिर सॉल्यूट की वजह से, सॉल्यूट की मिकदार की वजह से हमने उसको डिल्यूट कहना है और उसको सॉल्यूशन को भी हम एज ए डिल्यूट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। Concentrated solution are those, concentrated solutions are those which contain relatively, are those which contain relatively large amount of dissolved solute, relatively large amount of dissolved solute in solution, कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिनमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं इसकी, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्वेंट की मिकदार अगर हमने 100 ml लिया है तो 100 ml में हम 120 ग्राम सॉल्यूट ऐड करें, जो ही हम 120 ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी और वो हमें ऐसे होगा जैसे ये ज़्यादा खारा है, और खारा होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है। कंसंट्रेटेड फॉर्म होने के लिए इसलिए है क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, जो ही सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होगी उसकी रेशो डिफरेंट होगी, और जो ही रेशो डिफरेंट होगी हम उसको कंसंट्रेटेड नेम देंगे कि ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ब्राइन सॉल्यूशन है सॉल्ट इन वाटर का, सॉल्ट इन वाटर, लेकिन ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ब्राइन इज़ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कि सॉल्ट इन वाटर का ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें क्या है, सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है, और जो ही सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी, सॉल्ट की ज़्यादा मिकदार होने से हम क्या कहेंगे कि सॉल्ट ज़्यादा है बनिस्बत वाटर के, जो ही सॉल्ट ज़्यादा होगा वाटर के बनिस्बत तो हम उसको कहेंगे ये एक ब्राइन सॉल्यूशन है, और ब्राइन एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें जो सॉल्ट मौजूद होगा सोडियम क्लोराइड उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए और डिल्यूट सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है फर्दर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में चलते हैं। ये था हमारा टॉपिक अबाउट कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ईच सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, के हर सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट मौजूद होते हैं, एक सॉल्यूट मौजूद होती है और एक
सॉल्वेंट मौजूद होता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम इनको स्टडी करेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉरेस्पॉन्डिंगली कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब हम इनके सॉल्यूशंस बनाएंगे। सॉल्यूशंस ऑफ गैस, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड कि हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन में स्टडी करना है। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड और सॉल्यूशंस ऑफ गैस किनकी डिपेंड करते हैं उनके नेचर पे कि वो कितने डिपेंडिंग on the nature of solute and solvent to give different types of solution कि वो गिव करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि डिपेंडिंग अब हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे कि आया हमारे पास दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सॉल्यूट भी मौजूद है, सॉल्वेंट भी मौजूद है। लिहाजा हम करेंगे अब इनको स्टेट्स ऑफ मैटर के लिहाज से स्टडी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के लिहाज में जैसे हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था कि गैस और लिक्विड मिलकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस गैस मिलकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉलिड सॉलिड मिलकर एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह अब हम इनके सॉल्यूशंस फॉर्म करेंगे कि गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, गैस का सॉलिड के साथ सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस के साथ सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के सारी स्टेट्स ऑफ मैटर को हम स्टडी करेंगे एज अ सॉल्यूट भी और एज अ सॉल्वेंट भी कि हम एक ही फेज़ में दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं उनकी नेचर पे और नेचर पे डिपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्म करेंगे। अब हम इनकी डिटेल स्टडी में जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विद एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये आपकी बुक में एक टेबल के फॉर्म में है। इसलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 3 कॉलम्स है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस हमारे पास सॉल्यूट है और गैस ही हमारे पास सॉल्वेंट है। जो ही हम गैस और गैस को मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास जो एग्जांपल सॉल्यूशन बनेगी फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून्स, mixture of N2 and O2 in cylinders for respiration। जी हमने गैस सॉल्यूट ली एंड गैस इज सॉल्वेंट लिया। जो ही हमने गैस और गैस को मिक्सअप किया हमारे पास सबसे पहले फॉर्म हुआ एयर, हवा। एयर में हम देखते हैं मुख्तलिफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस मौजूद हैं। तो फिर क्या हुआ गैस ने क्या बनाया हुआ है एक सॉल्यूशन कि गैस से मिलकर एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की हुई है। इसी तरह हमारे पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन वेदर बलून्स के हाइड्रोजन और हीलियम को हमने एक रेशियो के साथ दोनों गैस फेजेस को हमने गैस सॉल्यूट और एक को गैस सॉल्यूट रखा और एक को गैस सॉल्वेंट रखा। हमने दोनों को मिक्स आउट करके उसे यूज़ किया और ये यूज़ होता है वेदर बलून्स में। जो बड़े बड़े बलून्स होते हैं और वेदर के लिए वो यूज़ करते हैं।
उसमें हाइड्रोजन और हीलियम यूज़ करते हैं उनकी रीफिलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर रेस्पायरेशन, कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते हैं वो भी क्या होती है, कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन नहीं होती। हम डिल्यूट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस को मिक्स करके हम सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पायरेशन। ये था गैस सल्यूट और गैस ही सॉल्वेंट के साथ। अब हम फेज चेंज करते हैं, गैस सल्यूट प्लस लिक्विड ये फॉर्म करेंगे। ऑक्सीजन इन वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कि अगर हमारे पास तो गैस सल्यूट मौजूद हो और लिक्विड फेज जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद हो, तो फिर इसकी एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, गैस और लिक्विड को जब हम मिक्स आउट करेंगे इनके सोल्यूशन की फॉर्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन इन वाटर क्रिएट फॉर्म होगा। कि ऑक्सीजन जो है ये गैस है और वाटर लिक्विड है, इन दोनों का जो सोल्यूशन बनेगा वो ऑक्सीजन को वाटर में सोल्यूशन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर में सोल्यूशन बनेगा। इससे हम ये मान लेंगे कि जो गैस है वो ऑक्सीजन है यानी सल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड यानी वाटर है। हमने ऑक्सीजन को वाटर में डिज़ोल्व किया है। नेक्स्ट इज सल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास गैस मौजूद है और अब सॉलिड मौजूद है। इनकी एग्जांपल से, गैस सॉलिड की एग्जांपल से हाइड्रोजन अब्सॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, यानी अब गैस हमारे पास सल्यूट है और सॉलिड जो है हमारे पास सॉल्वेंट है। हमने गैस को सॉलिड के साथ मिक्स आउट करके हमने एक सोल्यूशन फॉर्मेट करना है। ये जो सोल्यूशन होगा ये एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस से होगा। अब्जॉर्प्शन बोलते हैं जज़ब होना। जैसे हम वाटर मौजूद होता है हम उस पर क्या रखते हैं, एक पीस ऑफ फोम या कोई डस्टर वगैरह रख के रखते हैं, तो वो क्या होता है, डस्टर तो सॉलिड होता है और वो क्या लिक्विड होता है, वो क्या करता है इसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है यानी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो सॉलिड पे अब्जॉर्ब होंगे और अब्जॉर्बेशन के प्रोसेस में क्या एग्जांपल होगी कि हाइड्रोजन हमारे पास गैस मौजूद है जो एक सल्यूट के थ्रू एक्ट कर रही है। फिर जो अब्जॉर्बेशन उसकी होगी प्लाटिनम, प्लाटिनम जो एक सॉलिड है और एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। ये थी हमारी गैस फेज के मुतालिक कि यानी गैस का हमने तीनों के साथ जो सल्यूट, गैस सल्यूट लेके हमने तीनों के साथ उसका मिक्सचर बना लिया, यानी गैस का गैस के साथ भी बनाया, गैस लिक्विड फॉर्मेट किया और गैस ही सॉलिड फॉर्मेट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड सल्यूट, लिक्विड सल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट। यानी अब लिक्विड सल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। लिक्विड थोड़ी मिकदार में मौजूद होगा, गैस ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगी। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स हैं मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स। इसकी एग्जांपल है मिस्ट, फॉग, लिक्विड इक्विवेलेंट। यानी लिक्विड की जो मिकदार है वो कम है और जो गैस की मिकदार है वो ज़्यादा है। इसी तरह हम इसकी क्या एग्जांपल्स बनाएंगे, इसकी एग्जांपल्स में हम ये क्रिएट करेंगे कि फॉग यानी धुंध। हम क्या देखते हैं, ये एक गैस की हवा की लेयर है, एक गैस मौजूद है, लेकिन नहीं, जब हम उसमें एंटर करते हैं हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं कि ये गैस में लिक्विड मौजूद है, यानी लिक्विड सल्यूट है, लिक्विड थोड़ा मौजूद है, गैस वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो मौजूद है थोड़ा और गैस सॉल्वेंट है क्योंकि थोड़ी मिकदार में मौजूद होने वाला सल्यूट होता है। इसके साथ फिर लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स के ऐसे एयर पोल्यूटेंट में हवा में मौजूद जो गंदगी है वो भी लिक्विड की फॉर्म में कुछ हो सकते हैं, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड, लिक्विड 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 एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर,
बेंजीन इन टॉलुइन कि लिक्विड ही हमारे पास सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। जब दो लिक्विड्स को हम मिल आउट करेंगे कि एक लिक्विड की मिकदार कम होगी जो सॉल्यूट होगा, एक लिक्विड की मिकदार ज़्यादा होगी जो सॉल्वेंट होगा। फिर हम इसकी एग्जांपल लेंगे अल्कोहल इन वाटर के और बेंजीन इन टॉलुइन कि अल्कोहल जो है ये लिक्विड सॉल्यूट है और जो वाटर है ये लिक्विड सॉल्वेंट है। अल्कोहल जो है वो कम मौजूद है वाटर में, इसलिए हम उसको लिक्विड इन लिक्विड की टाइप ऑफ सॉल्यूशन में रखेंगे। और बेंजीन एक केमिकल है, वो भी दूसरे केमिकल यानी टॉलुइन में कि दोनों लिक्विड्स हैं लेकिन एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, दोनों मिक्स आउट होकर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट विद लिक्विड का लास्ट फेज यानी सॉलिड के साथ कि लिक्विड सॉलिड को जब हम करेंगे तो बटर एंड चीज़ के मक्खन वगैरह हमने क्या करना है, लिक्विड थोड़ा मौजूद है और सॉलिड है हमारे पास सॉल्वेंट जिसमें इसने हाल होना है। अगर लिक्विड को हम सॉलिड में करें तो उससे हम बटर या चीज़ वाली मक्खन वगैरह भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो लिक्विड मौजूद होगा वो बड़ी लेस क्वांटिटी में मौजूद होगा, लेकिन जो सॉलिड होगा वो बड़ी हाई क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होगा। ये थे तीनों फेजेस लिक्विड का। अपनी अलहदा तीनों फेजेस के साथ जो है सॉल्यूशन की मिक्सिंग करना, जैसे लिक्विड गैस हमने मिक्स आउट स्टडी किया, लिक्विड मिक्स आउट स्टडी किया और लिक्विड सॉलिड ही मिक्स आउट स्टडी किया। अब हमारे पास जो फेज रह गई है वो है सॉलिड फेज। लास्ट पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल्स। सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड, सॉल्वेंट हमारे पास गैस मौजूद है। इनके रिएक्शन से हमें मिलता है डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक इन एयर कि सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। कि सॉलिड हमारे पास थोड़ी मिकदार में है और गैस ज़्यादा मिकदार में है। इसलिए हम देखते हैं जब डस्ट पार्टिकल्स में आपको पता है कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं और सैंड एक सॉलिड है और डस्ट पार्टिकल्स भी सॉलिड होते हैं, लेकिन वो किस में मौजूद होते हैं, हवा में। हवा क्या है, एक गैस है, एयर क्या है, गैस है। और फिर इस पर क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स जो तो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होंगे। जैसे ही वो स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होंगे इसका मतलब ये होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट के थ्रू एक्ट कर रहे हैं और गैस एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है। इसी तरह स्मोक इन एयर कि स्मोक क्या होगा, उसमें भी जो हार्ड पार्टिकल्स मौजूद होंगे, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे और वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा होगा, लेकिन एयर जो है वो गैस फॉर्म में होगी और उसका सॉल्वेंट बनेगा। नेक्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, शुगर इन वाटर, द कॉमन सॉल्यूशन। कि अगर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड हमारे पास सॉल्यूट है और लिक्विड हमारे पास सॉलिड है, यानी शुगर सॉल्यूशन। कि शुगर हमारे पास जो सॉलिड है हमने थोड़ी अमाउंट में ऐड करनी है और उसने एज अ सॉल्यूट एक्ट करना है। जब उसने एज अ सॉल्यूट एक्ट करना है तो इससे हमें ये पता लगेगा कि जो वाटर है वो लिक्विड है। फिर इससे जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगी वो सॉलिड इन लिक्विड बनेगी। इसी तरह अगर हम टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन, टेबल सॉल्ट इन वाटर कर लें, जब हम टेबल सॉल्ट इन वाटर करेंगे तो इससे भी सॉलिड लिक्विड टाइप ही सॉल्यूशन बनेगी, क्योंकि टेबल सॉल्ट भी सॉलिड है और वो कम अमाउंट में मौजूद है। इसी तरह वाटर जो है लिक्विड है और वो हाई अमाउंट में मौजूद है। द लास्ट टाइप इज सॉलिड इनटू सॉलिड। कि सॉलिड मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया अलॉयज, मेटल अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, ओपल्स। कि सॉलिड अगर सॉल्यूट के थ्रू एक्ट करे और सॉलिड ही सॉल्वेंट के थ्रू एक्ट करे तो फिर वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल अलॉयज। कि वो मेटल अलॉयज उससे बनाए हैं। जैसे अलॉयज होते हैं टू मेटल्स का मिक्सचर। अलॉय हमने इन द चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी स्टडी किया कि अलॉय क्या है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं और मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ये होगा
कि जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल्स आर द मिक्सचर। इसमें हम स्टडी किया ब्रोंज, ब्रास एंड ओपल्स। ब्रास, ब्रोंज, ओपल्स जो है ये अलॉयस है, ये एक टाइप ऑफ अलॉय है। टाइप ऑफ अलॉय में हम इसको स्टडी करेंगे। ब्रास जो है ये जिंक मेटल के साथ, कॉपर के साथ, और जो ब्रोंज है वो दूसरे मेटल्स के साथ, ओपल्स ये दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या है, सॉलिड ही सॉल्यूट है, और सॉलिड ही पार्टिकल जो है आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या है, इन्होंने अलॉय बनाया है। और मेटल अलॉय जो है ये एक वो टाइप ऑफ सोल्यूशन है किसका, सॉलिड इनटू सॉलिड, यानी सॉलिड एक सोल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है। ये था आपका टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट फेजेस के, यानी तीनों फेजेस ऑफ मैटर को आप सोल्यूशंस बन सकते हैं। वो अपने ही अलग अलग फेजेस के साथ रिएक्ट करके, यानी सॉलिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और सॉलिड लिक्विड गैस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, यानी खुद के साथ रिएक्ट करके भी वो फॉर्मेशन कर सकता है और दूसरों के साथ रिएक्ट करके भी वो सोल्यूशन फॉर्मेट करता है। इस चैप्टर में हमने यही स्टडी किया है कि जो फॉर्मेशन यानी टॉपिक पे भी यही स्टडी किया है कि सॉल्यूशंस कितनी किस्म के फॉर्म होते हैं, सॉल्यूशंस कैसे फॉर्म होते हैं, और मेटल्स जो है वो अलॉयस कैसे बनाते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विद एग्जांपल्स। जी नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स में जैसे हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म की हम सॉल्यूशंस पर स्टडी किया, जैसे प्रीवियस हमने डिल्यूट और कंसंट्रेटेड किया। कंसंट्रेटेड हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमने स्टडी करने के लिए हम अब उसकी रेशो स्टडी करेंगे कि आया किस लिहाज से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा है, क्योंकि होना तो सॉल्यूशन में ये चाहिए कि सॉल्वेंट ज़्यादा हो, कि सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो। लेकिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम डिटेल एलैबोरेशन के साथ ये स्टडी किया कि जो फॉर्म स्टडी होती है हम कर रहे हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म, उसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होने से ये इफ़ेक्ट है उसका कि सॉल्वेंट जो है वो कम होगा। अगर सॉल्वेंट ही कम होगा तो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है उसकी ज़्यादा होने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो एज इट हम उसको सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अगर हम कहें कि हमने 100 ml में 105 ग्राम शुगर ऐड की है तो वो इतना स्ट्रकी सॉलिड सा होगा, और वो सॉलिड सा होने की वजह से हम उसको कहेंगे कि आया ये तो सोल्यूशन तो नहीं बना, क्योंकि सोल्यूशन जो हमारे इल्म में हम प्रीवियस क्लासेस से स्टडी कर के आ रहे हैं, सोल्यूशन तो वो एक लिक्विडी फॉर्म में होता है, लेकिन ये तो हम सॉलिडिफाई फॉर्म में होगा। इसलिए लिक्विफाई फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शंस को स्टडी करेंगे। जो ही हम प्रोपोर्शंस को स्टडी करेंगे तो कंसंट्रेशन यूनिट्स according to definition, concentration is the proportion of a solute in a solution। कि कंसंट्रेशन क्या है, ये एक रेशियो प्रोपोर्शन है। रेशियो प्रोपोर्शन से हम इसको एज इट लेंगे कि इसकी जो प्रोपोर्शन हम सॉल्यूट में, फॉर एग्जांपल अगर 100 ml वाटर है तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम 90 ग्राम ऑफ शुगर, तो ये तो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको स्टिर करें तो ये मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह हम इसको कहेंगे इट इज़ also a ratio of the amount of solute to the amount of solution, or a ratio of amount of solute, ratio or amount of solute to the amount of solvent। कि अगर हमने रेशो स्टडी करनी है
फिर रेशो हम इस लिहाज से स्टडी करेंगे कि अमाउंट ऑफ जो रेशो चल रही है सॉल्यूट की वो किसके बराबर होगी, अमाउंट ऑफ रेशो ऑफ सॉल्वेंट के। कि आया हमने दोनों में एक रेशो स्टडी करनी है। रेशो स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेशो बनाएंगे, एक प्रोपोर्शन बनाएंगे कि आया हमने इतना सॉल्वेंट लेना है और इतनी सॉल्यूट पार्टिकल्स लेने हैं। जब हम उन रेशो के मुताबिक स्टडी करेंगे तो ये हम एक कंसंट्रेशन यूनिट बनाएंगे। हमें पता लगेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें मिकदार कितनी है और कितनी मिकदार से हमने ये चीज़ें ऐड की हैं। अब हम इसकी डिपेंडेंस स्टडी करते हैं। कंसंट्रेशन does not depend upon the total volume or total amount of solution। क्या आया जो हमने कंसंट्रेशन स्टडी कर रहे हैं उसी कंसंट्रेशन में क्या होगा कि ये वो डिपेंड नहीं करेगी, वो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही वो हम उसके टोटल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। क्योंकि वॉल्यूम पे तो डिपेंड तब करेगी अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें, यानी हम सॉल्वेंट इंक्रीज़ करें। लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म है, उस कंसंट्रेटेड फॉर्म को ही कंसंट्रेशन यूनिट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी प्रोपोर्शन स्टडी करेंगे। उसी प्रोपोर्शन में जो है मिकदार किस पे डिपेंड नहीं करेगी, टोटल वॉल्यूम पे और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे। जब टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे नहीं डिपेंड करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेशो हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बनाई है वही रेशो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बनाएंगे। दोनों रेशो को हम मुवाज़ने रख के हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सॉल्यूशन कैसे फॉर्म करना है। For example, a sample taken from the bulk solution will have the same concentration कि जो हमने एक सैंपल लिया है, एक बल्क सॉल्यूशन कहते हैं लार्ज सॉल्यूशन को, बल्क सॉल्यूशन, हैवी सॉल्यूशन हम इसके कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन के मुताबिक ये एक हैवी सॉल्यूशन कहलाएगा। और उसी कंसंट्रेशन के लिहाज से हम क्या कहेंगे, अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क सॉल्यूशन विल have the same concentration। Bulk solution is known as heavy solution according to its concentration। कि हम उस बल्की मटेरियल से जब लेंगे, हम उनकी रेशो एक्सपेंड करेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जो रेशो है वो अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट की रेशो से ज़्यादा है, उसकी बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है। वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व होंगी विल बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट। कि हम इसमें परसेंटेज ले आएंगे। हम परसेंटेज कैसे ले आएंगे, हम अगर डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, जैसे मैस और वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर हमारे पास सॉल्यूट मैस के पास हमने की मिकदार में है एक्सप्रेस की है और हमारे पास सॉल्वेंट वॉल्यूम में है तो हमें फिर उसकी एक परसेंटेज फॉलो करेंगे। कंसंट्रेटेड यूनिट में एक परसेंटेज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परसेंटेज से हमें ये पता लगेगा कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो कितने परसेंट है। उसी परसेंटेज से हम कंसंट्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है, ये इतने परसेंट कॉन्सनट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की, अगर उसकी कंसंट्रेशन 2.5 है, हम कहेंगे इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। इसी कंसंट्रेशन को स्टडी करने के लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, उसकी डिटेल एलेबोरेशन में जाते हैं। ये है हमारा टॉपिक अबाउट कंसंट्रेशन यूनिट्स कि हमने कौन सी यूनिट्स को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ परसेंटेज। परसेंटेज हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं
किसी की भी परसेंट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमने उनकी उन सब्जेक्ट्स में परसेंटेशन देखते हैं कि परसेंटेज से हमें ये पता लगता है कितनी कंसंट्रेशन दे रहे हैं ये अपनी पढ़ाई की तरफ, कि परसेंटेज से हमें क्या पता लगता है ये कितनी कंसंट्रेशन दे रहे हैं अपनी ही पढ़ाई की तरफ। उसी स्टडी की कंसंट्रेशन से हम उनकी परसेंटेज डोनेट कर रहे हैं। जब परसेंटेज जब एक्सप्रेस होती है तो हमें पता लगता है ये बच्चा जो किसी की परसेंटेज हाई है तो हम कहते हैं ये काफ़ी एगर है पढ़ने का, ये फॉन्ड ऑफ स्टडीज़ है, इसको पढ़ने का काफ़ी शौक है। इसी एग्जाम्पल की रिजेम्बलेंस से हम अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस की जो परसेंटेज है वो हमें ये बतलाती है कि इस अमाउंट के सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। अगर वही परसेंटेज हम अगर डिनोट करें तो हमें पता लग जाएगा कि मैथ्स कितना मौजूद है एंड वॉल्यूम कितना मौजूद है, आया सॉल्यूट कितनी मौजूद है, आया सॉल्वेंट कितनी मौजूद है। परसेंटेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन refers to the percentage of solute present in solution, के solution में जो प्रेजेंट होगी। कि परसेंटेज यूनिट कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि परसेंटेज किससे रेफ़र करती है, उसकी कंसंट्रेशन से। वो क्या है, उसकी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उससे वो रेफ़र करेगी। हम कहेंगे कि जो कंसंट्रेशन मौजूद है उसमें जो सॉल्यूट की प्रेजेंटेशन है, परसेंटेज हमें ये बतलाएगी कि इतने परसेंट जो कंसंट्रेशन रेफ़र कर रही है वो परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है, और सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। और वॉल्यूम में द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास और वॉल्यूम, कि हम दो तरीके से जो है वो परसेंटेज डिनोट करते हैं। परसेंटेज डिनोट करने के दो फिनोमेना जो है वो ये है कि जो परसेंटेज है उसमें सॉल्यूट हो सके या जो परसेंटेज उसकी है वो मैस हो सके या वॉल्यूम हो सके। सॉल्यूट भी मौजूद होगी लेकिन वो मैस यहाँ वॉल्यूम के फिनोमेने में मौजूद होगी। इसमें हम डिफरेंट परसेंटेज स्टडी करेंगे, डिफरेंट परसेंटेजेस as according to the mass and volume relationship। वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम डिफरेंट परसेंटेज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज mass over mass, percentage mass over volume, percentage volume over mass, percentage volume over वॉल्यूम, कि मैस ओवर मैस होगी, मैस ओवर वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम ओवर मैस होगी, और वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम भी होगी। इसी से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे जो परसेंटेज है, जैसे हमने मैथ्स और मैथ्स की बात की कि हम मैथ्स और मैथ्स में क्या डिनोट करेंगे, उसका मैथ्स स्टडी करेंगे। उसी मैथ्स को स्टडी करने से हम क्या करेंगे, सॉल्यूट भी मैथ्स में मौजूद है और सॉल्वेंट भी मैथ्स में मौजूद है। अगर हम परसेंटेज करेंगे बात मैथ्स ओवर वॉल्यूम की, हम कहेंगे इतना मैथ्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमने डिज़ोल्व किया है इतने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में। उससे क्या उसका डिनोट होगा, मैथ्स इन वॉल्यूम कंसंट्रेशन।
अगर हम परसेंटेज की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मौजूद है, हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है, तो फिर वॉल्यूम इन मास हो जाएगी। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और किसमें, वो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, कि वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो फिर वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम में हम इनको अब टर्न बाय टर्न फर्दर स्टडी करते हैं। फर्दर स्टडी में सबसे पहले हमारे पास है percentage mass over mass. According to definition, it is the number of grams of solute in 100 grams of solution। कि हमने बात की है कि मैस और मैस है कि सॉल्यूट भी मैस में मौजूद है और सॉल्वेंट भी मैस में ही मौजूद है। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व किए हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने डिज़ोल्व किया है टू मेक अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी करते हैं 10% मैस और मैस शुगर सॉल्यूशन, कि अगर हम 10% मैस और मैस शुगर सॉल्यूशन का स्टडी करें तो इससे हमें पता लगेगा मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिज़ोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है। टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 10 ग्राम ऑफ शुगर को डिज़ोल्व करेंगे 90 ग्राम ऑफ वाटर में टू फॉर्म 100 ग्राम, यानी 10 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगी और 90 ग्राम जो है वो पानी होकर मिलकर एक 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाएगा। और 100 ग्राम से अगर उसकी परसेंटेज हम निकालें तो परसेंटेज के लिए हम फार्मूला कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन फॉलोइंग फार्मूला, के फॉलोइंग फार्मूला से हम इसकी फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज हमने निकालनी है एम ओवर एम विद द मैस ऑफ सॉल्यूट जो यूज़ हुई है ग्राम्स में, मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, की फार्मूला ये है मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, के 100 से मल्टीप्लाई करके लिए फार्मूला को थोड़ा सा शॉर्टन करके यानी छोटा करके अगर हम ये लिखें मैस ऑफ सॉल्यूट टू द पॉइंट है, फिर मैस ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, कि हमने सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद होते हैं। जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हों तो दोनों की मौजूदगी हमें ये बतलाएगी कि हमने क्या करना है, कि सॉल्यूट को कि मैस को जैसे हमने 10 ग्राम यूज़ किया उसको यहाँ 10 रखने के बाद हम ओवर हमारे पास 100 इंटू 100 करेंगे तो हमें 10 ग्राम मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो सॉल्यूट ऐड की है वो 100 ग्राम हो गई है। ये थी हमारी परसेंटेज मैस ओवर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।